जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके बहुत बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sahab. Thank you so much. थैंक यू। तार साहब, आज दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है। पहली बात तो यह है कि अमेरिकी कांग्रेस का डेलीगेशन इंडिया गया हुआ था। तार साहब, उनकी प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मुलाकात हुई है, डॉक्टर जयशंकर से भी मुलाकात हुई है, और सबसे बढ़ के ये है कि धर्मशाला में दलाई लामा से भी मुलाकात हुई है। और उन्होंने तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल में खिताब भी किए हैं। बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल ड्रामा तार साहब क्रिएट हुआ है। और बेसिकली तो वो मैसेज दे रहे थे चाइना को, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनके हाथ में दलाई लामा आ चुके हैं। और ये जो तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल है, ये इंडिया के पास एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक पत्ता है जो बेसिकली वो खेल रहे हैं अगेंस्ट द चाइनीज। एक तो इस पर बात करनी है तार साहब। और पुतिन साहब जो है वो दंदना रहे हैं, कभी वो नॉर्थ कोरिया चले जाते हैं, कभी वो वियतनाम चले जाते हैं। जितनी आपको याद होगा कि नैन्सी पेलोसी ताइवान गई तो मामला खराब हो गए। अब नैन्सी पेलोसी उसके साथ माइकल मैकेनल के साथ आ गई हैं इधर। उसके बाद एमी बेरा था। उसके बाद चेयरमैन मीक्स था, वो जो ये सारे लोग आ गए हैं। आपको क्या लगता है, पूरी की पूरी हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी इंडिया जाके इन्होंने गेम बदल दी है? आप इसे कैसे देखते हैं तारड़ साहब, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए एनालिस्ट, दोनों तरीके से बताइएगा। चीमा साहब, मैं आज एक दो मुझे ऐसे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है, कुछ आर्टिकल पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है कि आइदर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड वॉर, और दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। मैं थोड़ा सा इसी तनाजर से आपको इसके बारे में बात करना चाहूंगा। बिलखसूस पुतिन का जाना इन नॉर्थ कोरिया और उसके बाद वियतनाम में जाना, और फिर जो नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है रशिया, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो अगली बात करेंगे कि दलाई लामा से मिलना, और अमेरिकन डेलीगेशन के अंदर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों कांग्रेसमैन मौजूद हैं। फिर वहां से नैन्सी पेलोसी ने नाम लेकर चाइना के प्रेसिडेंट के बारे में जो बात की है, लेगेसी के बारे में, वो भी ये सारे साइन। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इस वक्त गाजा के अंदर जो जंग जारी है, इस वक्त यूक्रेन के अंदर जंग जारी है, और ताइवान तैयार है बिल्कुल। और आज भी फिलीपीन के पानियों के अंदर चाइना की कश्तियां और फिलीपीन की कश्तियों के अंदर कुहाड़ों के साथ उनकी लड़ाई एक दूसरे के साथ हुई है, वो भी। तो सारा कहां जा रहा है? मैं जो आज ऐसे मैंने पढ़ने की कोशिश की, चीमा साहब, उसमें मुमासलत सिमिलैरिटीज देखने की कोशिश की गई है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और आज के जो ब्लॉक हैं उनके अंदर सिमिलैरिटीज क्या थी। इस वक्त अगर देखा जाए, ईरान, रशिया, चाइना एक साइड पे ग्रुप बनाता नजर आ रहा है। नॉर्थ कोरिया उसमें शामिल हो चुका है, जो उन्होंने साइन किया, और असला भी वो प्रोवाइड कर रही है। तो इन इन सब की सिमिलैरिटीज ब्लॉक देखने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कंटेन करेंगे, किस तरीके से। और उसके साथ दो जंगें ऑलरेडी जारी हैं, यूक्रेन की जंग जारी है और गाजा के अंदर जंग जारी है। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस को जब देखा जा रहा है, और एक आखिरी जो मैं बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि रशियन सबमरीन इज इन क्यूबा, 100 माइल्स के फासले पर है। 100 माइल्स फ्रॉम द यूएस मेन लैंड के 100 मील के फासले पे, 160 किलोमीटर के फासले पे रशियन एटॉमिक सबमरीन और उनका एक शिप जो है वो लंगर अंदाज है, और क्यूबा ने उनको 21 तोपों की सलामी दी है। और अमेरिका इस वक्त, जो मैं इसका सारा जो कंक्लूड करना चाहता हूं इस खासकर इस टॉपिक पे, वो चीमा साहब, वो जो वैक्यूम क्रिएट किया गया है अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका जो पूरी दुनिया में वीक नजर आ रहा है, टोटल हर चीज के पीछे नजर आ रहा है कि दिस इज व्हाट इट इज। यहाँ पे अमेरिका के अंदर जब रशियन सबमरीन इन 100 माइल्स इन क्यूबा, सीएनएन ने उसको कवर ही नहीं किया। इन्होंने थोड़ी सी इतला ये दी है कि पैनिक ना आए। वो अगर चंद पढ़े लिखे लोग जो फॉरेन न्यूज़लेट्स को देखते हैं, उनको कहने के लिए बताया कि एटॉमिक सबमरीन आई है, लेकिन उसके अंदर एटॉमिक बम नहीं। और उस दिन यहाँ पे फादर्स डे मनाया जा रहा था, और वो किसी को पता ही नहीं था कि बताने की कोशिश ही नहीं की गई। इसको भी कंपेयर किया गया है जो 60s के अंदर जो वहां पे एटॉमिक आए थे, शिप आ रहे थे, तो कैनेडी उस वक्त क्या सोच रहा था। और हमारे बाबा जी आज जो है वो अपने G7 में जाके क्या ड्रामे कर रहे हैं। कभी एक साइड पे मुंह उठा के चले जाते हैं लोग, पकड़ पकड़ के लाते हैं, कभी किसी की चुमिया ले रहे हैं, कभी किसी को सलूट कर रहे हैं। तो दर हकीकत आज जो कुछ भी हो रहा है, अमेरिका ने एक वैक्यूम क्रिएट किया है पावर का दुनिया में,
और उस वैक्यूम को रशिया और चाइना फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो नई जंग है, और इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई जो इजराइल है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से अमेरिका को खींच के जंग के अंदर लाया जाए। उनका लेबनान के ऊपर अटैक करना बिल्कुल इनकी वार्निंग के बावजूद अमेरिकन वार्न करते रहे हैं कि आप लेबनान के अंदर वॉन्ट एक्सपैंड दिस वार, लेकिन इंटेंशनली वो सारा ये काम कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले सीरिया के अंदर जो ईरानी कमांडर थे उनको भी सिर्फ इसीलिए अटैक किया था या मारने की कोशिश की थी ताकि किसी न किसी तरीके से अमेरिका को खींच के मिडिल ईस्ट में लाए। तो आज भी जो टोनी बिल्कन है, वो जहां भी इसराइल अटैक करता है वो माफी मांगने चले जाते हैं शाम। हालांकि उनकी कोई अहमियत नहीं है। एक कंट्री के उन्होंने 7 चक्कर लगाए, वो बाहर आके बैठ जाते हैं। एमबीएस उनको 3 घंटे टाइम नहीं देता कि उसकी वैल्यू। टोनी बिल्कन आज फिर वो दौरे पे जा चुके हैं कि जाके किसी तरीके से अरबों को समझाया जाए कि ये इजराइल हमारा रिश्तेदार है, लेकिन देखें ना जी, बड़ा ये साड़ी गल नहीं मनता, ये हाथ छोटा बड़ा है, ये बताने की कोशिश करते। लेकिन चिमा साहब जिस तरह बात होती है, एक छोटी सी किसी गलती से, एक छोटे से किसी मिसाइल के ट्रिगर होने से we can get into the third world war. It is almost a third world war. दूसरा आज सबसे बड़ी बात इस हवाले से है कि जो नेतन्याहू है वो किसी और पेज पे है और इजराइल की फौजी कमांड एक और पेज पे है। आज फौजी कमांडर ने स्टेटमेंट दी है जो बहुत वैलिड है। उन्होंने कहा है कि हमास को खत्म करने का जो जुनून है इजराइल की गवर्नमेंट का, ये गलत है, क्योंकि हमास इज आइडियोलॉजी, इसको खत्म नहीं। और दूसरा, आज तक अभी तक इजराइल के पास कोई प्लान नहीं है कि इनके निकल जाने के बाद कल को गाजा को गवर्न कौन करेगा। गाजा का कोई प्लान इनके ज़हन के अंदर मौजूद नहीं है। और दूसरा, मेरा ये क्वेश्चन ये है कि तकरीबन 50,000 लोगों को, फलस्तीनियों को मर्डर कर दिया गया है। इसके बाद मिडिल ईस्ट में वहां पीस किस तरह आएगा? How it is possible for you to achieve peace with them, with your neighbor? जो 50,000 लोगों को कत्ल किया गया है चीमा साहब, इसमें उनके बच्चे हैं, उनके भाई हैं, उनकी माएँ हैं, उनकी बहनें हैं। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में 50 साल तक मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो नहीं अचीव किया जा सकता। पहले भी इस वक्त अमेरिकन पढ़े लिखे लोग हैं, वो देख रहे हैं कि इब्राहिम अकॉर्ड जो डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया था, वही एक मूजब बना था जो इजराइल, सऊदी अरेबिया इकट्ठे हो रहे थे, आ रहे थे, उसी को डिरेल करने की वजह से हमास ने 7 अक्टूबर का इवेंट किया। लेकिन उसके बाद दुनिया आज कहाँ खड़ी है? दुनिया आज बड़े खतरनाक मोड़ में खड़ी है। रशिया, चाइना, इस वक्त आपने देखा होगा जिस तरीके से चाइना अमेरिकन कमांड्स को जो है वो अबैंडन कर रहा है, जिस तरीके से सऊदी अरेबिया ने आगे पेट्रो डॉलर की उससे निकल आया है बाहर। और इस वक्त अगर देखा जाए, अमेरिका और बैकफुट टोटल इस सारी गेम के अंदर जो रूल है दैट इज अमेरिका। देखते हैं कि आने वाले दिनों में कितना चल सकेंगे, लेकिन वर्ल्ड इज गेटिंग अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्लेस, स्पेशली लेकिन इसके अंदर आज जो मैं खासकर पाकिस्तान के हवाले से थोड़ी सी बात ये करना चाहूंगा कि अभी अपने 2 दिन का दौरा साहब जो है वो वियतनाम जा चुके हैं। और वियतनाम आज जो इंटरनेशनल जो बातें हो रही हैं वो हो रही हैं बैम्बू डिप्लोमेसी। बैम्बू डिप्लोमेसी ये है, मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की है कि roots of that plant is so strong in the ground, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इन द और वही बिल्कुल आप भी बैम्बू डिप्लोमेसी पाकिस्तान भी कर रहा है। डॉलर चाइना से मिल जाए तो डॉलर उधर चला जाता है, अमेरिका की तरफ डॉलर आ जाए तो उधर चला जाता है, यूएई से मदद मिल जाए तो उधर चला जाता है। आप में और वियतनाम में बड़ी सिमिलैरिटीज है। आपकी डिप्लोमेसी जो है वो बैम्बू डिप्लोमेसी। देखें, जो वियतनाम है वो तो इस तरीके से कर रहा है कि पिछले साल बाबा जी गए थे बाइडन वहां, उनसे भी मिले वो। उसके बाद प्रेसिडेंट शी है, उनको भी उन्होंने कैच कराया, अब उनके साथ भी कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द बैम्बू डिप्लोमेसी। लेकिन योर डिप्लोमेसी इज कंप्लीटली बैम्बू डिप्लोमेसी। जहां से डॉलर नजर आए वहीं चले जाते हैं। आज जो कई खबरें आ रही थी कि जो चाइना है दे हैव डाउनग्रेडेड रिलेशनशिप विद देम, लेकिन उनको डाउनग्रेडेड करना ही चाहिए था। आपके जो हालात हैं, आप एक तरफ अमेरिका के साथ भी खेल रहे हैं, एक तरफ चाइना को भी कैच कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
मेरे ख्याल में उन्होंने जो अगले दिन जो मैसेज दिया है उसको किसी ने वेस्टर्न मैगजीन ने उसको इंटरप्रेट किया है कि उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज चाइनीज ने अपने मैसेज में। देखें मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखेंगे तो आपकी रिलेशनशिप चाइना के साथ पिछली दफा जो दासू डैम पर और दूसरे जो उनके सिख मारे गए थे उसके बाद आप उनके साथ रिलेशनशिप शहबाज शरीफ साहब ने जाकर और आर्मी चीफ ने कोशिश की है कि कुछ पैसे मिल जाए वहां से। अब देखें वो किस हद तक कामयाब होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक यू आर लवी डवी विद IMF मेरे ख्याल चाइनीज आपके नजदीक नहीं आएंगे। और उसके बाद मेरे ख्याल में इस वक्त जो हमारा डेलीगेशन दलाई लामा से मिल रहा है अमेरिकन, उससे चाइना जो है उन्होंने उस पर जवाब भी दिया है और उन्होंने वार्न भी किया है कि इस्तेमाल किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में हालात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे। जो एक मजीद बात जो करना चाहूंगा जिसको इस वक्त गई है कि ट्रूडो गवर्नमेंट इज अगेन उन्होंने जो तालिबानी हमारे खालिस्तानी जो बैठे हैं टोरंटो के अंदर, उन्होंने चीमा साहब वहां पे जो निजर साहब है उनका जिक्र किया गया है असेंबली की प्रोसीडिंग में भी, और क्योंकि उनकी एनिवर्सरी थी और उसमें उन्होंने बल्कि मोदी साहब का एक पूरा ट्रायल किया है और पूरी एक जो ऑप्टिक्स है जो उन्होंने बनाए हैं वहां पे वो बड़े खतरनाक है और उसपे इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट प्लीज विद इट एट ऑल। खासकर जो उनकी असेंबली के जॉइंट सेशन के अंदर निजर साहब को खराजे तहसीन पेश किया गया, उससे भारतीय गवर्नमेंट इज ऑन द अग्रेसिव साइड। मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं। और दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने भी स्टेप लिया है कि कुछ डिप्लोमेट्स को वहां से उन्होंने निकाला है। वो कहते थे कि ये मुसलसल भारतीय डिप्लोमेट्स जो थे दे वर इन्वॉल्व्ड इन द अंडरग्राउंड एक्टिविटीज अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियंस और टेक्नोक्रेट्स वहां पे। तो ये कुछ चीजें ये हैं। और दूसरा आज मोदी साहब कश्मीर गए, वहां पे उन्होंने स्पीच दी है, वहां पे उन्होंने इलेक्शन को फेस किया, पाकिस्तान के नाम लेकर उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया है वहां पे। यहाँ पे एक और चीज जो बिलखुसूस इस वक्त डिस्कस की जा रही है कि मुनीर अकरम साहब पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर अपने आप को एज अ विक्टिम पेश किया है, लेकिन मैं जो उससे फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुसलसल पाकिस्तान अमेरिका से पैसे बनाने के चक्कर में है दहशतगर्दी की वजह से, और ब्लेम अमेरिका को इसलिए किया जाता है कि जो आप असला छोड़ के गए थे अफगानिस्तान में वो तालिबान TTP को दे रहे हैं और दैट इज बीइंग यूज्ड इन पाकिस्तान। तो प्लीज हमें कोई डॉलर दे दें, दुबई में प्रॉपर्टियां कुछ थोड़ी सी बच गई हैं वो हम वो लेना चाहते हैं। तो इस वक्त मुनीर अकरम साहब ने शोर ये किया है, यूनाइटेड नेशंस में अपना केस पेश किया है कि हमें प्रॉपर्टी हमने पाकिस्तान में कुछ नहीं। लेकिन तार साहब ये तो बड़ा जेन्युइन इशू है। आपको पता है TTP के पास बहुत सारा जो असला है वो तो वही आपको पता है अमेरिकन खुद मानते हैं हमने बहुत कुछ छोड़ दिया है। तो अफगान तालिबान के पास इतना असला नहीं है कि वो TTP को दें। तो ये तो पाकिस्तान का क्वेश्चन जेन्युइन है कि सारी वेस्टर्न ताकतें अफगानिस्तान आके बैठ जाएं और जाते हुए अपना मैस भी क्लियर ना करके जाएं, और लेकिन चीमा साहब उसमें अगर देखा जाए दहशतगर्दों के हाथ लग और फिर हम पे वो हमले करे तो हम किससे बात करें? चीमा साहब लेकिन तालिबान भी आपकी प्रोडक्ट है और TTP भी आपकी अपनी प्रोडक्ट है, उसमें अमेरिका का क्या लेना देना है? उसमें तो उनका कोई लेना देना नहीं। तालिबान भी आपने बनाए थे और TTP तो बिल्कुल आपने खुद अपने हाथों से पैदा की थी वो, लेकिन उसमें अमेरिका का क्या कसूर? अमेरिका तो निकला है वहां से बड़ा खुद जलीलो ख्वार होकर वहां से निकला है। हाँ, पैसे मांगने के लिए एक अच्छा बहाना है, इससे ज्यादा आगे कुछ भी नहीं मेरी नजर में। देखें दो चीजें चीमा साहब, उस रीजन में जो दहशतगर्दी है वो आपका ट्रेडमार्क है, हर चीज के ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स हैं और सारी दुनिया को इसका पता है। अब इस चीज को छोड़ के किसी और साइड पे जाएं। अब आप अगर दहशतगर्दी के विक्टिम बनने की कोशिश कर रहे हैं, पीपल विल नॉट बाय इट एट ऑल। और वो नहीं बिक रहा, बिल्कुल नहीं बिक रहा चीमा साहब। वो उसकी वजह ये है कि आपके पास जितने आर्मामेंट्स हैं, आपने खुद कितना असला लिया अमेरिका से आज तक। आज अभी भी आपका डिफेंस बजट देख लें। हाँ, अब वो चलाए ना, आप उसको चलाना पसंद ना करें, आप TTP को जाके खत्म घुस के अंदर मारने की सलाहियत ना रखते हो, अमेरिका का क्या कसूर है उसमें? अमेरिका आपको पैसे दे, नहीं हमारे पास आपने कैपेसिटी है। हाँ, कैपेसिटी आपने मारा है। TTP में आपको छोटी सी अर्ज कर दूं चीमा साहब, देखिए 11 बंदे मौजूद हैं आपके ऑपरेशन हो रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। आपने अगले दिन वो मनान को मारा है, मैं बिल्कुल उसको देख रहा हूँ, बिल्कुल देखा मैंने, लेकिन आपकी स्पीड स्लो है। आपके ऊपर दूसरा भी एक एलिगेशन है, फिर उसका भी जवाब दें चीमा साहब।
आपके ऊपर दूसरा एलिगेशन लगाया है किसी ने, आपके पीटीआई वाले ने, उसने कहा कि आपने सूबा सरहद के अंदर दहशतगर्दी को रोकना छोड़ दिया आपने ताकि वहां पे टीटीपी की गवर्नमेंट कमजोर हो, पीटीआई की हुकूमत कमजोर हो वहां पे। और दूसरा ये कि उनके खिलाफ क्या जाना, आपके तो आपका पूरा सूबा जो है बगावत कर चुका है। अब चले उस पर चलते हैं आगे। टीटीपी को क्या रोकना है? आपसे तो गंडापुर साहब का गंडासा नहीं रुक रहा है। उन्होंने जाके बिजली खोल ली अपनी, उन्होंने कहा मैं जाके इस्लामाबाद को आग लगा दूंगा, मैं देखूंगा इस मीटर को हाथ कौन लगाता है। चीमा साहब टीटीपी तो बाद में कुछ करेगी, आपसे आपका तो गंडापुर कंट्रोल में नहीं है। चीमा साहब दर हकीकत और मैं आपको पॉइंट देता जाऊं कि फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी ने लेटर लिखा है इंटीरियर मिनिस्टर को कि हमें पुलिस फोर्स, फेडरल पुलिस फोर्स दी जाए जो फेडरल की जो प्रॉपर्टीज है खैबर पख्तूनख्वा हमें प्रोटेक्ट करें। डॉक्टर साहब ये तो बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा है तो, और उस सुबह जो है वो एफआईआर नहीं दर्ज कर रहा केपी की पुलिस। आज एक तीसरा पीटीआई का लीडर, एक एमएनए तो वो फजल लाई था ना, आज एक और भी निकला है जाके उसने जाके अपने मीटर ऑन करा लिए। आज तीसरा है ये, और उनको पता है कि वो बिल नहीं देते, इनको पता है वो बिल नहीं देते, इनको पता है पाकिस्तान बिजली का बिल कोई नहीं देता, लेकिन हाउ डेयर। लेकिन इसमें कसूर किसका है? आपकी फेडरल गवर्नमेंट का है। आपकी जो चौधरी रियासत है बहुत कमजोर हो चुका है, लाचार हो चुका है। इस तरह कंट्री नहीं चलते। पता नहीं कौन चला रहा है ये, मुझे तो समझ नहीं आती। पता नहीं ये बीबी बुशरा के जिन चला रहे हैं पाकिस्तान के, कौन चला रहा है? चीमा साहब इस तरह कंट्री चलते हैं कि हालत जंग का ऐलान कर दिया गया है उधर से। गंडापुर ने कह दिया जी हम, मुझे ये बताएं वाकई वो सही कहता है ना? आपका जो अंदर मुर्शद बैठा है वो कहता है जी मैं मुजीबुर रहमान बनूंगा, वो भी तो मुल्क तोड़, उसके ऊपर भी तो यही एलिगेशन थी ना कि मुल्क तोड़ा था। आज गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं? मुल्क तोड़ने की बातें कर रहे हैं ना वो। तो चीमा साहब दर हकीकत मैं हमेशा ये कहता हूं, या इसको ठीक तरीके से चलाओ तो या फिर इस तरह करो कि चाबियां फेंको, दुबई चले जाओ यार, आपसे नजदीक है, जहाज का टिकट नहीं है तो किसी किश्ती में बैठ के चले जाओ। लेकिन चीमा साहब इस तरह कंट्री नहीं चलते। इस तरह आज एक और खबर निकली है कि मुर्शद के पास जो भी जाता है वो गालियां निकालता है, गंदी गंदी गालियां निकालता है, लोगों को रिकॉर्ड होती है और ट्रांसलेट करके एजेंसियों को दी जाती है। आज अब उसको देखें, जो उधर सुप्रीडेंट जेल अकरम का तबादला हुआ है, अब उसकी स्टोरी पढ़ के देखें। वो जो सुप्रीडेंट जेल अकरम था उसके वो क्या, उसको क्यों ट्रांसफर किया गया, वहां से लाहौर ट्रांसफर किया गया। चीमा साहब इस तरह भी कभी कंट्री चले हैं जिस तरह ये चल रहा है? मैं हमेशा कहता हूं इस तरह पकौड़ों का ठेला नहीं चलता जिस तरह आप कंट्री चला रहे हैं। इस तरह नहीं चलता चीमा साहब। यू हैव नो इंटरेस्ट। चीमा साहब थर्ड वर्ल्ड वार शुरू होती है आज, चाइना निकलता है, ताइवान आगे पीछे, ईरान के पीछे अमेरिकन जानते हैं। मैं गारंटी कर देता हूं आपके जितने 5000 ये रूलिंग एलीट है, एक दिन के अंदर फ्लाई करके दुबई और लंदन भाग जाएंगे। आप सब लोगों को बस के नीचे फेंक के भाग जाएंगे ये जो आपके चलाने वाले। अब आप अगली बात सुन लें, इसको छोड़ दें। बिलावल साहब शहबाज शरीफ साहब को मिलना चाहते थे, वो उसको चंडी कराते फिर रहे, उसको मिलना नहीं चाहते। यहां तक बातें हो रही है कि बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, यहां तक डिमांड्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इस वक्त ये भी बातें कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इनसे बेजार है, नून लीग वालों से। कितने हुए इनको अभी आए थे गवर्नमेंट में? साहब इस तरह हकीकत। और दूसरी एक एनालिस्ट ने आज बात की है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि नून लीग जो है वो नाकाम हो, उसकी हुकूमत नाकाम हो और मुर्शिद जेल में हो। तीसरा और तो चॉइस ही कोई नहीं। तो जो गवर्नमेंट खुद चाहती हो कि हमारी गवर्नमेंट खत्म हो जाए, गवर्नमेंट खुद चाहती हो कि हमारी गवर्नमेंट नाकाम हो जाए, तो पाकिस्तान किस तरह आगे बढ़ेगा? किस तरह बढ़ेगा? एस्टैब्लिशमेंट ने खुद को इन दोनों को बिठाया हुआ है, जबरदस्ती बिठाया हुआ है, और ये भागने की सलाहियत नहीं रखते। नहीं चीमा साहब नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से ना गंडापुर कंट्रोल हो रहा है, ना मुर्शद जेल से कंट्रोल हो रहा है। सारा दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, दिन में 3 करता है, गालियां निकालता है, कौम से खता। अब तो 21 तारीख को डेमोक्रेसी है। नहीं, कौन सी डेमोक्रेसी? अच्छा चल ठीक है, उस पर बात करते हैं। शौकत बसरा ने हलफ ले लिया सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर अपने फॉर्म 45 वालों के साथ। आप क्या देंगे? डेमोक्रेसी है। शौकत बसरा ने अपने फॉर्म 45 वालों को, उसने असेंबली बार बना ली, उसने कहा असेंबली के बाद दूसरी असेंबली। ये एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है? मैं इसीलिए ये मशवरा कहता हूं, एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए या कंट्री चलाएं तो या बैरकों में वापस चले जाएं। चीमा साहब इसको छोड़ दें, ये खत्म हो चुका है पहले ही, इसका कोई साई वारस नहीं है, कोई साई वारस नहीं। और दूसरी वो खबर सुने आज, उन्होंने कहा जी कि इन्होंने अमीन गंडापुर को बुला के इनकी मीटिंग, ये भी एक बात चल रही है आजकल, चैटर चल रहे हैं कि अमीन गंडापुर जो वो अकबर शहजाद ने छोड़ी है स्टेटमेंट,
उसने कहा जी कि आर्मी वालों ने कहा कि गर्मियों के अंदर अंदर ही हम छोड़ देंगे इमरान खान को, इसको सिर्फ ये कहो कि यार 9 मई की माफी मांग ले, हमें फेस सेविंग देगी। ये भी एक अकबर शहजाद की आ चुकी है इस वक्त की। लेकिन चीमा साहब इस तरह कंट्री चलेगी नहीं, इस तरह कभी नहीं चलेगी। दिस इज फॉर यू नॉट। डॉक्टर साहब मैं आपको बात बताऊं, जितनी मेरी खबर है और जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, डॉक्टर साहब एस्टैब्लिशमेंट कोई बात नहीं करना चाहती इमरान खान से। इमरान खान तो तरले करना मेरे से बात करें, वो फिर अब उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी रह जाती है स्वाय इसके कि हेड ऑन हो जाए एस्टैब्लिशमेंट को। वो हेड ऑन होना चाहते हैं, लेकिन तारड़ साहब असल मसला ये है कि जरा इस पे तो हमने अपनी तो बात कर ली, लेकिन खित्ते की भी बात करें। कल हसीना वाजिद इंडिया पहुंच रही हैं, डॉक्टर जयशंकर श्रीलंका पहुंच रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको लग रहा है कि इंडिया जो है वो अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में कहीं पाकिस्तान को भी लेके आएगा? क्योंकि इंडिया को इस चीज का पता है कि तमाम जो खित्ते के ममालिक हैं वो प्रो चाइना होते जा रहे हैं। तो ये जो चीज है, इसके जरा जरा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे जरा देखिएगा कि इन पाकिस्तान और इंडिया की नॉर्मलाइजेशन होती नजर आ रही है। पाकिस्तान देखिए चीमा साहब, जो मैं इसको देखता हूं सबसे बड़ी बात, जब चाइना और मैं भारत को एक दूसरे के साथ कंपेयर करता हूं पाकिस्तानी लेंस, उसमें मुझे भारत पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप इन द फ्यूचर नॉर्मल करता नजर आता है। लेकिन आपने कहां जाना है जहां से पैसे मिलेंगे, आप वहां जाएंगे जहां से पैसे मिलेंगे। आप बिल्कुल इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे अगर चाइना ने आपकी प्राइस अच्छी लगा दी, अगर वहां से बोली अच्छी लग गई, आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे। हाँ, भारत आपके साथ इन द फ्यूचर, मैं खुद सारे सर्कमस्टांसेस को देख रहा हूं, मैंने मालदीव को स्टडी किया, मैंने नेपाल, भूटान, सारी जो इस वक्त हो रहा है, जो कुछ बांग्लादेश, श्रीलंका, सारा देख रहा हूं। श्रीलंका में इंडियन पोर्ट की एक्सपेंशन देख रहा हूं और कई चीजें देख रहा हूं, और खासकर दलाई लामा के साथ इस वक्त जो जाके हो रही हैं चीजें, उसमें भारत नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाएगा। आपके पिछले दिनों 4 दिन में 4 अटैक कश्मीर में हुए हैं, भारत चुप रहा है। भारत ने कोई स्टेटमेंट, कोई सियासी स्टेटमेंट भी नहीं दी। उसमें सर्कमस्टांसेस फ्यूचर में नजर आ रहे हैं कि वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा, लेकिन आप चाइनीज बोली का इंतजार करेंगे, आप चाइनीज बोली का इंतजार करेंगे, वहां से बोली अच्छी। लेकिन तार साहब इंडिया के साथ ट्रेड में बड़ी मारक आती है, बड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पाकिस्तान और वैसे भी चाइना कब कहता है पाकिस्तान को इंडिया से ताल्लुकात जोड़ करो? नहीं, मैं उसकी बताता हूं। चाइना भारत के साथ ट्रेड करने से आपके अवाम के हालात ठीक होंगे। रूलिंग एलीट की दुबई की प्रॉपर्टियां आपके ट्रेड के साथ नहीं आएंगी, वो सिर्फ चाइनीज किकबैक के साथ आएंगी। और आपकी रूलिंग एलीट सिर्फ चाइनीज किकबैक में इंटरेस्टेड है, वो ट्रेड में और पाकिस्तान की बढ़ती हुई इन्फ्लेशन में दे आर नॉट इंटरेस्टेड। मैं जो समझता हूं कि भारत के साथ ट्रेड करना, खोलना आपका नेशनल इंटरेस्ट है, लेकिन आपकी रूलिंग एलीट नेशनल इंटरेस्ट में कौन से फैसले करती है? नन, जीरो। मैं बता रहा हूं, आप चाइनीज बोली का इंतजार कर रहे हैं, बोली अच्छी लग गई, किसी किकबैक अच्छा प्लान आ गया, वहां से कोई रेलवे का प्रोजेक्ट, कोई दूसरा तीसरा अच्छा प्रोजेक्ट आ गया जिसमें किकबैक दुबई में, लंदन में अच्छी मिलती हो, आप कर लेंगे। पिछले दौर में भी इस तरह होता रहा, मेरे पास शवाहिद इस चीजों कई मौजूद है। मैंने कई बिल्डिंगें खुद अपनी आंखों से देखी हैं जो चाइनीज किकबैक के साथ दुबई में खरीदी, चाइनीज किकबैक के साथ। तो आपके जो इस वक्त स्टीयरिंग पे लोग बैठे हैं, वो उनका इंटरेस्ट दुबई, लंदन में है, पाकिस्तान की अवाम और इन्फ्लेशन नहीं है। साहब ये जो शहबाज शरीफ साहब का जो विजिट था, उसके बारे में क्यों कहा जा रहा है नाकाम हुआ है? चाइनीज ने तो 32 पैरों की स्टेटमेंट जारी, ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की और कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ सीपैक 2 बनाने जा रहे हैं। लेकिन चीमा साहब वो देखें, पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रही है। नहीं, वो शहबाज शरीफ साहब पहले भी कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिखवा कर ले आए हैं। मैं अब इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं, जब तक कोई प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड पाकिस्तान में नहीं देखूंगा, आई डोंट ट्रस्ट इट। इनकी नजरों में तो 10 बिलियन जो है सऊदी अरेबिया से आ रहा है पिछले 4 साल से। या हमारे जो केयर टेकर काकड़ साहब थे वो पता नहीं कितने कहां से वो क्या क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ले आते थे। आपका यूएई भी इंटरेस्टेड है पता नहीं क्या क्या लेने में, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है? जब सूबे आपस में लड़ रहे हो, वहां बाहर से पैसा किस तरह आएगा? चाइनीज इन सर्कमस्टांसेस में आएंगे, सुबह सरहद के दरमियान से गुजर के किस तरह ग्वादर पहुंचेंगे? वो किस तरीके से पहुंचेंगे शुमाली इलाका जहाज से, जब आपका अमीन गंडापुर आपको कहता हो कि मैं जाके खड़का के रख दूंगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर। कौन करेगा यहाँ पे कारोबार? वो करेगा? आपकी अदालतें डिवाइडेड हैं, आपकी अदालतें सारे चट्टे चला रहे हैं। वो चट्टों को देख के आपका क्या ख्याल है? चाइनीज को चट्टों की खबर नहीं है, वो ट्रांसलेट नहीं न्यूज़पेपर आपके कर रहे, वो आपकी खबरें नहीं सुन रहे कि चट्टा कितने गया। चीमा साहब इन सर्कमस्टांसेस में देखें,
आपको पहले अपना अपना ग्राउंड वर्क करें कि यहाँ कारोबार हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी फिलहाल आज की डेट तक तो आपके जो कारोबारी है वो भाग रहे हैं यहाँ से पैसे लेकर, बाहर से पैसा आना तो बहुत दूर की बात। अभी तक भी लोग अपनी जमीनें और प्रॉपर्टियां बेच बेच के कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भाग रहे हैं अभी तक भी, बिजनेसमैन। तो चीमा साहब, दर हकीकत जब तक आप इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, बाहर से लोग पागल है। चाइना को तो आपने फंसा लिया बड़े बुरे तरीके से। उनका बस चलता वो सड़कें उखाड़ के वापस ले जाए यहाँ से, जो वो बनाते रहे सी पैक। आपने जो उनके साथ किया है, जो आपने पापा जान और जो तमाशा आपने उनके साथ किया, आएगा चाइना वापस यहाँ पे? किस तरह आ जाएगा भाई? हाँ, कामयाब क्या हुआ है मैं बता देता हूँ। कामयाब ये हुआ है, दौरा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से डील हुई है अभी, किस तरह आके तुम लोगों ने यूट्यूब को बंद किस तरह करना है, तुमने व्हाट्सएप की खबरें हमें किस तरह बतानी है, यहाँ फिल्टर किस तरह लगाने हैं, यहाँ तुमने वाल किस तरह बिल्ड करनी है। हाँ, ये कामयाबी है उसमें, इसमें कोई शक नहीं, वो कामयाब हो चुका है। बल्कि मैंने अब यहां तक सुन रहा हूं कि चीमा साहब ना सिर्फ यूट्यूब, अब तो और कई चीजें भी बंद हो रही हैं और उनके ऊपर सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि सर दर्द हो तो सर काट लिया जाए, बिल्कुल यही कर रहे हैं ये, कि ना लोगों को ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चलें ठीक है तारड़ साहब, देखिए ना आप, वो मोइद पीरजादा जो है और इस तरह के बहुत सारे साथी जो है वो फेक न्यूज चलाते हैं। मिसाल के तौर पे जी, एक ब्रिगेडियर को इंडियन रॉ ने कत्ल कर दिया। अब वो सारी स्टोरी मुझे भी पता है, वो कोई एक पता नहीं क्या वो चोरी चिकारी का वाकया था। चीमा देखिए, साहब, आधे चोरी जर्नलिस्ट चिकारी तो आपके हो जाती है। चीमा साहब, आधे जर्नलिस्ट तो आपके चट्ठे जज है, उन्होंने भेजे बाहर है। शहबाज गिल को किसने भेजा था? सोशल उस जज को क्यों नहीं पकड़ा सोशल मीडिया जाता? की क्रेडिबिलिटी तो ना रही था सब। नहीं, मीडिया की क्रेडिबिलिटी तो पूरी दुनिया में गई सब है वो तो चीमा सही, साहब। लेकिन सोशल मीडिया देखिए, डोनाल्ड ट्रंप चीखता नहीं गया कि फेक न्यूज फेक न्यूज, इन्होंने बंद कर दिया यहाँ से। हालांकि आपकी टिकटॉक कंपनी तो है ही चाइनीज है, वो बैन कर सका है अमेरिका के अंदर। अमेरिका ये तो इस इंटरनेशनल फिनोमेना नहीं है ये चीमा साहब। आपका क्या ख्याल है, भारत में नहीं होता? ध्रुव राठी का चैनल 10 मिलियन व्यूअरशिप बंद हो गए इंडिया के अंदर। चीमा साहब, इस तरह नहीं होता है जिस तरह आप चाहते हैं। हाँ ठीक है, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है जो मर्जी करेगा आपका। आपने ट्विटर बंद किया, बंद हो गया, आपने बंद कर लिया ट्विटर। चले, ये 6 महीने हो गए तार साहब ट्विटर बंद है पाकिस्तान में। 6 महीने हो गए ट्विटर बंद है, 6 महीने हो गए। चीमा साहब, कोई वीपीएन बोलने से वाले, सारा कोई चल रहा अदालत नहीं है, ये खिलवा सब सकी चल तारड़ रहा है। साहब, कोई चीमा साहब अदालत नहीं खिलवा सकी। तारड़ साहब, वीपीएन को छोड़ें। तारड़ साहब, पॉइंट मेरा ये, वीपीएन को छोड़ें। तारड़ साहब ये बताएं, पाकिस्तान में कोई ऐसी अदालत नहीं है जो तारड़ साहब ट्विटर खिला सके? मतलब ये इस मुल्क के अंदर, चलो ठीक है, एग्जेक्टिव तो कमजोर है, सॉरी पार्लियामेंट तो कमजोर है, जुडिशरी का तो काम है ना, फंडामेंटल राइट है, ट्विटर खिलवाना चाहिए। मतलब इसमें तो बहुत बड़ा चीमा जुल्म है तारड़ साहब, साहब। हम भी वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चीमा साहब, ट्विटर बंद हो जाता ना पूरे तरीके से तो पीटीआई खत्म हो जाती, क्योंकि पार्टी बैठी ट्विटर के ऊपर है, लेकिन नहीं बंद करा सके, नहीं बंद करा सके। चीमा साहब, अदालतों की आप बात कर रहे हैं, मैं खुद एक वकील हूं, वकील का लड़का हूं, वकील का भाई हूं, वकील का बाप हूं। मैं आज से 35 साल पहले सुन के आया था कि चंगा वकील करना, चंगा चंगा जज करना। ये मेरी एक आर्गूमेंट थी अपने वालिद के साथ। वही है। नहीं, मेरे वालिद के साथ आर्गूमेंट थी, आज भी वही है। आज भी वही। उन्होंने मुझे कहा था तुम पाकिस्तान में लॉ प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? मैं कहता था जिस सोसाइटी के अंदर लॉ की इज्जत कोई नहीं है, वहां प्रैक्टिस मैंने क्या करनी है। ये 35 साल पहले मैंने अपने वालिद को कहा था। आज आप उससे अबतर हो चुके हैं, उससे अबतर हो चुके हैं। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत जो मैं बताना ये चाहता हूं, छोटी सी आखिरी इस पे बहुत, मैं समझता हूं, मैंने अगले दिन एक बड़ी बात अच्छी, उसने कहा जी आपका डॉक्टर बनने को दिल हो आप डॉक्टर बन जाते हैं, आपका इंजीनियर बनने को दिल हो तो आप इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन अगर आपका दिल हो कि बेवकूफ बनना है तो आप बेवकूफ बन जाते हैं। 25 करोड़ बंदा बेवकूफ बन के बैठा है, जो आ रहा है लूट लूट के जा रहा है, और हर एक को पता है हमारे साथ क्या हो रहा है, हर एक को पता है हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन ना बचना है ना आगे जाना है। इस्लाम का बस इस्लाम की समझ आनी। चीमा साहब, मैं आखिरी एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। मुझे ये बताएं कि इस वक्त सऊदी अरेबिया दुनिया का अमीर तरीन कंट्री है। आपको पता है हज के ऊपर कितने लोग मर गए हैं गर्मी की वजह से? उनको बचा क्यों नहीं पाया? एम्बुलेंस से क्यों नहीं पहुंचा पाया? वहां पंखे क्यों नहीं लगा पाया? वहां उनको एहतियाती तदाबीर क्यों नहीं कर पाया? हाँ, एक्सक्यूज ये दे रहे हैं कि ये लोग इलीगल आ गए। तुम्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है? तुम इतना बड़ा शहर नोआम सिटी बना रहे हो दुनिया का, बिलियंस ऑफ डॉलर। इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया की है, लेकिन ये जो लोग आते हैं, जो आपका कारोबार है हज का बनाया आपने, इनको क्यों नहीं बचाते भाई? इंसानियत की आज चीमा साहब, इस वक्त दुनिया का हर चैनल उसको कवर कर रहा है, हर चैनल कवर कर रहा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, कि देखो इनके हालात क्या है।
एक तरफ वो लगा इजराइल मार रहा है आपका दिन रात, और दूसरी तरफ ये गर्मी की वजह से मौत, दूसरी तरफ गर्मी मर रहा है, और कोई परवाह ही नहीं चीमा, कोई माथे पे बल ही कोई नहीं, कोई शर्मिंदगी कोई नहीं, शर्मिंदगी डेड बॉडियां पड़ी हैं सारे, CNN दिखा रहा है सारा दिन, आज दिखा रहा है, फॉक्स चैनल दिखा रहा है कि डेड बॉडियां देखो पड़ी किस तरह, 1 लाख बंदा कहते मर चुका, 1 लाख बंदा। और फिर आप कहते हैं अच्छा आप क्या कह रहे हैं, कहते ये सारे जन्नत में चले गए, कहते ये जी ये सारे जन्नत में गए, मरे हैं जन्नत में। बस मैं हमारे जैसे बंदे पहले एक जगह से हिजरत करके भागे थे, इज्जत बचा के भागे थे, मैं समझता हूँ इज्जत बचा के भागा था, वहां से जान बचा के भागे थे। लेकिन ये कि वहां की जो चीखो पुकार है वहां पे आपकी, डॉक्टर साहब देखते हैं क्या बनता है, देखते हैं क्या बनता है। लेकिन तार साहब आपने जो पिक्चर खींची है ये कोई पिक्चर इतनी अच्छी नहीं है। बस ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी तरीके से आ जाए, और कोशिश तो बड़ी की जा रही है, लेकिन तार साहब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ नहीं रही, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आनी है। पैसे भी बाहर से अभी तक नहीं आ रहे, प्रोमिसेस बहुत हो रहे हैं, हमारी कैपेसिटी के इश्यूज हैं। अब ये क्या कैसे निज़ाम चलेगा, क्योंकि टैक्स बहुत लगाए जा रहे हैं तारड़ साहब, बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ गए हैं, लोग इतने परेशान हैं तारड़ साहब। आपकी सोच है, बिजली का बिल लाख लाख 2-2 लाख रुपए आ रहा है, आम बंदे का भी जिसका 2 कमरे का घर है 50-60 हजार का बिजली का बिल आ रहा है। और वो जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए हैं उनका इन चीजों से क्या लेना देना तारड़ साहब, वो ऊपर से आए हैं, वो उन्होंने टैक्स से टैक्स लगा दिए हैं तारड़ साहब हमारे ऊपर। चीमा साहब दर हकीकत पाकिस्तान में इस वक्त रहने के लिए जो आपकी रूलिंग एलीट है वो तो बड़े आराम से रहती है, बल्कि वो कहते हैं अगर पाकिस्तान में रहना है तो आपकी इनकम डॉलरों और पाउंडों में होनी चाहिए, अगर रुपए में इनकम है तो यू कैन नॉट सर्वाइव। और उन्होंने जो बजट भी बनाया है उन्हीं लग रहा है उन्हीं के लिए, उन्हीं को सूट करता है। IMF को अकोमोडेट करके आगे पैसे मजीद लेने के लिए उन्होंने जो बजट बनाया है उसमें मेरा नहीं ख्याल उसमें आपकी मिडिल क्लास बच पाएगी। आपकी मिडिल क्लास जो है वो गुर्बत में जाएगी, गुर्बत से भी नीचे क्राइम बढ़ेगा मजीद, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लूट मार और डाके और सारी चीजें ये बढ़ेंगी, लेकिन किसी को इस चीज का कोई एहसास नहीं है। वो दुख वाली बात ये है, और 76 साल से ये आज हो रहा है, ये पहले दफा नहीं हुआ चीमा साहब, ये पहली दफा नहीं, जो कुछ भी हो रहा है 76 साल से हो रहा है, दुख वाली बात है, अफसोस अफसोस। आपने जो 1947 में, लगता है कि आपने 1947 में धोखा किया था, अब वो मेरा सर चढ़ के बोल रहा है सारा कुछ। आपके आसपास देखे ना, बांग्लादेश अलग हुआ है, वो तरक्कियां कर गए, इंडिया आपसे कुछ 76 साल आगे चला गया, पठान आपने पठानों की जान छोड़ी, वो भी अफगानिस्तान भी तरक्की कर रहा है। लेकिन आप एक ऐसे लोग हैं, पता नहीं, यू आर ग्रुप ऑफ पीपल कि आप तो आजाद ही नहीं हुए, क्योंकि आपके ऊपर ब्रिटिश एजेंट आज भी रूल कर रहे हैं, चाहे वो लैंडलॉर्ड है या चाहे आपके वो सिविल सर्वेंट है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है। इंपीरियल आर्मी का कॉन्सेप्ट है, ना पीपल्स आर्मी का कॉन्सेप्ट है। तो बस उसी में आप यू आर नॉट फ्री, एंड आई कैन गो इनटू द डिबेट ऑफ इट, यू आर नॉट फ्री। जिस मुल्क का बजट IMF बनाए, इंटरनेशनल मॉनेटरी, तो फिर वो आजाद किस तरह है? आप कोई आजाद नहीं है, आपको किसने कहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, कोशिश तो अल्लाह करे आज़ादी हमें मिल जाए, हमारे इंटरनल रूलर से भी मिल जाए और एक्सटर्नल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी मिल जाए। ये कैसे मिलेगी तार साहब, पाकिस्तान की अवाम ये आज़ादी ले सकती है कि नहीं ले सकती, वक्त ही बता सकता है। थैंक यू वेरी मच सर तार साहब, सर इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू, बड़ी मज़ेदार, बड़ी पुरमग्ज़ बात थी, बहुत मज़ा आया सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत